हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में अल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को कंप्लीट कर लिया था, यानी अल्केन्स को प्रिपेयर करने के जितने भी डिफरेंट मेथड्स थे वो सभी हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ये रिलेटिवली यार छोटा है, तो इसलिए यार इस पार्ट में आपको ज्यादा रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या पढ़ना है, जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है अल्केन्स के, उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो यार स्टार्ट करते हैं यार इस लेक्चर को। चलो यार, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है अल्केन्स का वो यार आपका कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन मतलब एल्केन को यदि आप O2 से रिएक्ट करवाते हो, O2 के साथ रिएक्शन का मतलब ये होता है कंबशन रिएक्शन। तो एल्केन के कंबशन में ऑलवेज CO2 और H2O गैस इवॉल्व होता है। ऑलवेज एल्केन का कंबशन कराओगे, RH का मतलब कोई भी एल्केन है, इस एल्केन का कंबशन कराओगे तो ऑलवेज ये RH हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कुछ भी हो सकता है। इवन ये एल्केन के लिए ये रिएक्शन वैलिड नहीं है। एल्केन के साथ साथ यदि एल्कीन होता, इस RH के जगह पे यदि एल्कीन होता या अल्काइन होता या कोई अदर अल्कोहल होता और उसका यदि हम कंबशन कराते तो अगेन आपको वहां पे भी CO2 और H2O ही मिलता। तो फिलहाल हम लोग एल्केन के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे केवल एल्केन लिए हुए हैं। एल्केन का कंबशन कराते तो ऑलवेज यू विल गेट व्हाट, CO2 एंड अलोंग विद वाटर। ठीक है, कोई भी एल्केन हो सकता है, यहाँ पे सभी केस में आपको प्रोडक्ट सेम मिलने वाले। तो ये तो यार पहला रिएक्शन कंबशन रिएक्शन बड़ा ही सिंपल था। जो सेकंड रिएक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब यूजफुल रिएक्शंस भी है। बहुत आगे चलकर इसका इंपॉर्टेंस आने वाला है। तो वो रिएक्शन कौन सा है? जो रिएक्शन है वो है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ हैलोजिनेशन का मतलब क्या समझ रहे हो? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का एडिशन। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का एडिशन। तो हैलोजन में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब कि अब हम लोग नेक्स्ट जो इस रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं वो कि अल्केन में किस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एडिशन होता है। इसी चीज को हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करने वाले। तो चलो यार, ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो देखना यार, आप मान लो आपके पास कोई RH है और Cl2। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है। और साथ ही साथ ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। मतलब इसमें आपको फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो ये RH प्लस Cl2 इट गिव्स RCl प्लस यहाँ से जो H निकलेगा वो HCl के साथ HCl बना देगा। इस तरह से यार आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले के मेथड में हम बात करें तो अल्केन्स का जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन था उसके स्टडी किए थे। तो यदि कोई बच्चे यदि वो लेक्चर नहीं देखे तो जाके एक बार जरूर देख ले। और साथ ही साथ जैसा कि यार अल्केन्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो बहुत सारे रिएक्शंस थे, लेकिन आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ लिमिटेड रिएक्शन से देखने को मिलेंगे। तो बाय द वे जो भी इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसके हम लोग यार चलो अभी स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला रिएक्शन है वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या है? सिंपली कोई भी अल्केन का यदि हम कंबशन कराते हैं, कंबशन का मतलब क्या होता है? O2 के साथ रिएक्शन। ये अल्केन है, एल्केन का O2 के साथ रिएक्शन, इट ऑलवेज गिव्स CO2 एंड H2O वॉट एवर बी द अल्केन यू टेक। तुम कोई भी अल्केन ले लो, जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो आपको CO2 एंड H2O ही मिलने वाला है। इवन अल्केन के जगह पे आप अल्कीन, अल्काइन, इवन यदि अल्कोहल भी लेते हो तो आपको उसका कंबशन से यही दो प्रोडक्ट CO2 एंड H2O मिलता है। मतलब कोई भी अल्केन, कोई भी अल्कीन, कोई भी अल्काइन रहे, एक कार्बन वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? CO2 एंड H2। तो ये पहला रिएक्शन था कंबशन रिएक्शन, जिसमें अल्केन का कंबशन होता है, इट गिव्स CO2 एंड वाटर। ये फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड जो रिएक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड रिएक्शन जो है वो है
फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, हैलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया? हैलोजिनेशन का मतलब क्या? हैलोजन का एडिशन। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल है जो अल्केन है ना, उस अल्केन में हम लोग हैलोजन का एडिशन करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली एडिशन तो नहीं बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे किस तरह से होता है इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो यार, पहले हम लोग एक लाइन में रिएक्शन को लिख लेते हैं, RH प्लस X2 कुछ भी हो सकता है, F2Cl2 Br2I2। आगे हम लोग जानेंगे कि ये रिएक्शन जो हैलोजिनेशन हम बोल रहे हैं ना, हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का एडिशन। और हैलोजन में कौन कौन सा हैलोजन इंपॉर्टेंट है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। जिसमें से फ्लोरीन और आयोडीन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेनली जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का स्टडी करते हैं। फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन की स्टडी हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसके रीज़न पे भी हम लोग अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखो, मान लो कोई भी X2 है, X कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। प्रोडक्ट क्या बनाता है और कैसे बनाता है, इस चीज़ को समझ लो। RH X2 ये क्या बना देगा? RH प्लस HX बना देगा। प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है यार। देखो कर क्या रहे हैं हम लोग, सिंपली ये ना, इस बॉन्ड को डॉट डॉट में तोड़ो, इस बॉन्ड को भी डॉट डॉट में तोड़ो, और यहाँ से H डॉट X डॉट बना के बाहर निकाल दो। HX निकाल दिए, और ये R डॉट और X डॉट को आपस में जोड़ दो, RH बन गया प्लस HX बन गया। प्रोडक्ट बनाने यार कितना सिंपल है ना। मतलब आपको करना क्या है ना, अल्केन में जो हाइड्रोजन लगा है उस हाइड्रोजन को निकालना है और उस हाइड्रोजन के जगह पे जो भी हैलोजन है उसको ऐड कर देना है। तो ये एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हो ना, कोई एक जा रहा है तो उसके जगह पे कोई दूसरा आ रहा है। यहाँ से H गया लेकिन इसके जगह पे कौन आया? X आया। इसीलिए ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है, सबसे पहले तो यार ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में होता है? लाइट के प्रेजेंस में होता है। और ये रिएक्शन में फ्री रेडिकल, नाम ही पड़ा यार फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। हम लोग इसका मैकेनिज्म पे भी अभी आएंगे। तो पहला तो दो चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डार्क, और इन डार्क में इन लाइट के प्रेजेंस में होता है। लाइट को आपको Hν भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं, ठीक है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, और एनर्जी किसके बराबर होता है? Hν, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े होगे। चलो, तो ये तो हो गया यार, लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, उस रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन होता कैसे एक्चुअली में? तो CH3 CH2 CH3, मान लो हमारे पास Cl2 Hν है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाओगे प्रोडक्ट? कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट? तो यार अभी हम आपको बताएं, क्या बताएं? एल्केन, ये देख रहे हो ना, ये एल्केन है। इस एल्केन में सिंपली आपको क्या करना है? हाइड्रोजन को निकालना है और हाइड्रोजन को जोड़ देना है। अब यहाँ पे तो यार बहुत सारा हाइड्रोजन दिख रहा है। कौन सा हाइड्रोजन को निकालेंगे? कौन सा हाइड्रोजन को निकालेंगे? तो यार आपके पास दो तरह के हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ये वाला हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये वाला। अब बोलना कि सर ये वाला भी तो है। अरे यार ये है, लेकिन ये वाला और ये वाला सेम है ना, इसीलिए हम यहाँ पे दो ही टाइप का कहेंगे, एक ये टाइप और एक ये टाइप। मतलब ये 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। यही दो टाइप के हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। तो यदि मान लो पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपको फर्स्ट प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ये मिलने वाला है, और सेकंड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? तो सेकंड प्रोडक्ट CH3CHCl प्लस CH3। मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है? प्रोडक्ट बनाना बड़ा सिंपल है यार। सिंपली क्या करो, एक हाइड्रोजन को हटाओ, उस हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन को जोड़ दो। क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन होता ब्रोमीन को जोड़ देना होता, कुछ नहीं और दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा आपको। क्लियर है ये चीज? तो यार प्रोडक्ट इस तरह से बनाते हैं। जैसे मान लो मैं CH3 Cl2 Br2 जो भी है, मान लो इस बार Br2 हम लोग Hν ले लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? क्या नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? क्योंकि यार पूछा जाता है इसमें कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फाउंड इन दिस रिएक्शन, तो कितने प्रोडक्ट्स इसमें बन रहे इस रिएक्शन में, जरा चेक करो। तो देखो यहाँ पे टोटल देखा जाए ना तो तुम्हारे पास 3 टाइप्स के हाइड्रोजन है, सॉरी 3 टाइप्स के नहीं, यहाँ पे भी आपके पास 2 ही टाइप के हाइड्रोजन है, एक ये वाला टाइप और एक ये वाला टाइप।
ये और ये तीनों के तीनों जो कार्बन है ना आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो यार सेम मतलब होता है। हाँ, लेकिन ये जो बीच वाला दिख रहा है ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बाकी से डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी आपको दो ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। फर्स्ट प्रोडक्ट CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2Cl। एक Cl यहाँ पे हटा दिए, एक H लगा के Cl लगा दिए, ये अच्छा Br लगा हुआ था, यहाँ Br लगा देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C, यहाँ पे Cl लगा देते हैं। समझ रहे हो ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना है? ये वाला H को हटाएं, यहाँ पे लगा दिए। अब बताओ यार इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या? इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं, मतलब इस केस में भी आपको दो ही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। क्लियर है? चलो यार इसमें और एग्जांपल देख लो, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मान लो ये कंपाउंड होता, चलो बताओ यार, यदि ये कंपाउंड होता, यहाँ पे मान लो Cl2H का एडिशन, अगेन यहाँ पे यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन मैं नहीं लिख रहा हूँ यार, वो तुम लोग समझ लेना, तुम लोग इतने तो समझदार हो ही गए हो कि किस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होगा, तो ये सब बताने की जरूरत मुझे नहीं है। यहाँ पे बताओ यार कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म इन दिस रिएक्शन, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो यार ये चारों के चारों जो दिख रहे हैं है ना, चारों के चारों कार्बन आइडेंटिकल है, मतलब जो भी हाइड्रोजन दिख रहा है वो सब के सब सेम है, इसीलिए कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दो सेम ही प्रोडक्ट देगा, मतलब दिस विल गिव ओनली सिंगल प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा CH3 यहाँ से मान लो हाइड्रोजन हटा देता हूँ, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। समझ में आ रहा है किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है? तो चलो यार कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आई होप सो। मान लो यहाँ पे हम लोग Cl2H का एडिशन करते हैं, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो अगेन यार यहाँ पे भी आपको एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। कैसे? हाइड्रोजन हर जगह दो हाइड्रोजन है, देख लो यार, हर एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो किसी भी हाइड्रोजन को हटाओगे ना, क्लोरीन जोड़ोगे ना, तो वो एक ही प्रोडक्ट देगा। ये Cl यहाँ जोड़ दे, यहाँ पे भी जोड़ते, यहाँ कहीं भी जोड़ दो यार, वो प्रोडक्ट जो है ना क्या बोलते हैं, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ही बनाएगा। समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपसे ये पूछ दिया जाता है कि यार मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताइए। हाँ, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है, यदि कहीं भी प्रोडक्ट में कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो ऐसे में वहाँ आपको स्टीरियो आइसोमर्स भी काउंट करना होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो मैं कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया हूँ जहाँ स्टीरियो आइसोमर्स बने, कायरल सेंटर आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। तो यार चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे यदि मान लो कहीं कायरल सेंटर बनता है, ठीक है ना, तो ऐसे में आपको वहाँ स्टीरियो आइसोमर्स को भी कैलकुलेट करके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो फिलहाल ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, प्रोडक्ट हमें कैसे बनाना है और प्रोडक्ट कितने बनेंगे ये कैसे चेक करना है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सबसे पहले इस रिएक्शन में फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन रिएक्शन हम नहीं करवाते, तो इस चीज़ को समझते हैं कि फ्लोरिनेशन और आयोडीन रिएक्शन हम लोग क्यों नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम समझेंगे फ्लोरिनेशन के बारे में। फ्लोरिनेशन मतलब मान लो यार आपके पास CH3 CH2 CH3 प्लस F2। देखो यार ये रिएक्शन क्या होता है ना, अभी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। ये जो F2 दिख रहा है ना, सबसे पहले तो यार F डॉट में ब्रेक होता है, उसके बाद आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है। और ये जो F डॉट जो दिख रहा है ना, ये F डॉट हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये वाला, इसीलिए बहुत फास्टली यहाँ से H को हटाता है और फ्लोरीन को जोड़ता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है ये, मतलब F डॉट जो है हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है। और इसलिए एक प्रोडक्ट तो आपको ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH2F। दूसरा प्रोडक्ट समझ रहे होगे तुम लोग, कहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से भी तो फ्लोरीन हटा के जोड़ सकता है, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसमें जो खास बात है ना, ये जो F डॉट का रिएक्टिविटी जो है ना बहुत हाई तो होता ही है, साथ ही साथ ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है ना, इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में इतना ज़्यादा हीट रिलीज होता है ना कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। मतलब यहाँ पे ये जो कार्बन बॉन्ड दिख रहा है ना, ये भी ब्रेक कर जाता है। और यदि कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर जाए, मान लो हम एक ही बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, CH3 CH2 CH3, यदि हम इसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमें यहाँ पे दो टाइप का स्पीसीज मिलेगा, CH3 फ्री वैलेंसी, CH2 फ्री वैलेंसी और CH3।
ये चीज़ तो मिलेगा ना, समझ में आ रहा नहीं ये चीज़ कैसे मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम फ्लोरीन लगा देते हैं, जहाँ पे फ्री वैलेंसी आया वहाँ पे क्या लगा देंगे, फिर फ्लोरीन लगा देंगे, तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है। मतलब यहाँ पे देखो यार, ये 2 प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ CH3 CH2F और प्लस CH3F। आप समझ आइए वाला प्रोडक्ट कैसे बना, कहीं से भी आइदर यहाँ से या यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, मतलब इसमें कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से मान लो ब्रेक किए तो एक फ्लोरीन इधर लगेगा, एक फ्लोरीन इधर लगेगा। यदि कोई और भी पॉसिबिलिटी होता बॉन्ड को ब्रेक करने का तो उस कार्बन कार्बन को भी हम ब्रेक करते चले जाते, और जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स बनाते चले जाएंगे। एक तो यार कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो ब्रेक हुआ ही, वो तो यार पूरे हैलोजनेशन रिएक्शन में हर जगह होता है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, H को हटाते हैं, वहाँ पे ऐड फ्लोरीन को ऐड कर देते हैं, फ्लोरीन या कोई हैलोजन को ऐड कर देते हैं। लेकिन इस फ्लोरिनेशन के केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होता है और दोनों साइड फ्लोरीन फ्लोरीन लग जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। तो यहाँ पे हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए कभी भी ये मेथड प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अल्काइल फ्लोराइड मिल जाएंगे। देख रहे हो यार, बनाना क्या चाहते हो, इतना कुछ बन गया यार, तुम्हें समझ में आएगा, कंफ्यूज हो यार बनाना हम क्या चाहते थे। तो इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर यदि प्रोडक्ट आप ऑब्टेन करने चाह रहे हो ना, तो ये मेथड आपके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। लिख लेना यार इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, नोट करके, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड हेंस, और इसलिए यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। ये तो हो गया फ्लोरिनेशन के बारे में। अब इसी में हम लोग आयोडीनेशन भी हम लोग नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते भाई आयोडीनेशन? उसके साथ क्या वजह है? अच्छा हाँ, फ्लोरिनेशन इतना ज़्यादा फास्ट होता है ना कि ये रिएक्शन को लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिस रिएक्शन इवन टेक्स प्लेस इन डार्क। नोट करके लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है ना। फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट रिएक्शन, बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, इसलिए ये रिएक्शन डार्क में भी हो जाता है। तो ये तो हो गया फ्लोरिनेशन के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन भी हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं इस मेथड से। क्यों भाई, क्यों नहीं आयोडीनेशन प्रेफर करते हैं? तो इसके साथ ये जस्ट उल्टा है। आई डॉट हाईली रिएक्टिव था ना, आई डॉट लिस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। मतलब रिएक्शन बहुत ही स्लो होता रहता है, और साथ ही साथ इसमें जो HI बनता है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बताते हैं अभी। जैसे मान लो RH + I2 लाइट क्या बना देगा प्रोडक्ट, I यहाँ पे और HI बाहर हो जाएगा। और तुम लोग को याद होगा यार, पहले भी हम लोग HI रेड फास्फोरस यूज किए थे और बताए थे कि HI रेड फास्फोरस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, याद है ना। तो यहाँ पे HI बन रहा है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए होता क्या है ना, ये RI जो दिख रहा है, ये RI HI के साथ दोबारा कंबाइन कर जाता है। कंबाइन करके क्या बनाता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H इसके साथ आके जुड़ जाएगा, RH और प्लस I2 बना देता है। मतलब याद करो यार, हम लोग अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना पढ़ रहे थे। हाँ, अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना यूजिंग HI रेड फास्फोरस। तो वही रिएक्शन एक तरह से ये वाला हो गया। यहाँ पे जो RI बन रहा है ना, वो HI के साथ कंबाइन करके RH + I2 बना देता है। जाके यार देखना, हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन में पढ़ रहे थे ये चीज़। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ जाता है, बाकी केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता, यहीं पे केवल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ HI एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, HI is a strong reducing agent, and hence this reaction is reversible. तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया। हम बनाना चाह रहे थे अल्काइल आयोडाइड, लेकिन ये वापस यार अल्केन प्लस आयोडीन दे दिया। तो इसलिए ये भी, मतलब इस मेथड से भी अल्काइल आयोडाइड नहीं बनाया जाता है। मतलब फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन, ये दोनों रिएक्शन हम लोग इस मेथड से नहीं बनाते। तो हम लोग ये जो मेथड है, ये केवल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए यूज। नेक्स्ट क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसमें जानना क्या है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि मेजर प्रोडक्ट किस तरह से डिसाइड करते हैं इन केस ऑफ क्लोरीनेशन एंड इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन। मेजर प्रोडक्ट किस तरह से डिसाइड किया जाता है, तो ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ भी आप लोगों को। क्लोरीनेशन के केस में देखो यार, सिंपल सा तरीका है। देखो सिंपल सा तरीका नहीं है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखना होता है मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए। मतलब इसमें क्या आपको देखना है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर।
प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब ये होता है ना कि कोई हाइड्रोजन, देखिए फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन H डॉट को हटाता है, उसके जगह हाइड्रोजन आ जाता है, यही होता है ना। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट या जो सब्स्टिट्यूशन होता है बाय क्लोरीन, वो अलग अलग रेट से होता है। यदि हम बात करें क्लोरीनेशन के केस में 1 डिग्री हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट रेट जो है रेट वो 1 है, 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने का जो रेट है वो 3.8 है और 3 डिग्री हाइड्रोजन को जो हटाने का है वो 5 है। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का, सब्स्टिट्यूट करने का, 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करने का कितना पॉसिबिलिटी, और 3 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने का कितना पॉसिबिलिटी। तो इस फैक्टर से डिसाइड होता है। तो इसीलिए 1, 2 और 3 डिग्री ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉर क्लोरीनेशन दैट इज Cl2। अब इसको हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास CH3 CH2 CH3 है, Cl2H का एडिशन करना है, क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो यार समझना, CH3 CH2 CH3 है ना, आपको करना क्या है ना, हाइड्रोजन को हटाना है और क्लोरीन को जोड़ देना है। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन को हटाना और क्लोरीन को जोड़ देना है। तो यहाँ पे कितने डिफरेंट्स के प्रोडक्ट बनेंगे ये पहले बताओ मुझे। एक ये बनेगा जिसको हम A कह देते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH CH3, इसे हम कह देते हैं प्रोडक्ट B। समझ में आ रहा, A और B कैसे बना, A बना इस हाइड्रोजन को हटा के, B इस हाइड्रोजन को हटा के बना। अब यहाँ पे मत हाइड्रोजन हटा देना, वही प्रोडक्ट दे देगा यार जो पहले मिला था। क्लियर है। तो अब बात आ जाए A का अमाउंट कितना होगा और B का अमाउंट कितना होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो यार यही चीज़ को समझना है। यहाँ पे क्लोरीनेशन में ऐसे आप आग बंद करके मेजर और माइनर प्रोडक्ट नहीं बता सकते हो। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए का रिलेटिव अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। तो देखो एक कैसे बना ये बताओ, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के, या 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो ए जो बना है ना वो 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है क्लोरीन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी था वो कितना था, 1 था ना। तो यहाँ पे क्या करना है, अब उसका जो रिएक्टिविटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन से। तो बताओ यदि हम A की बात करें तो रिएक्टिविटी 1 डिग्री हाइड्रोजन का कितना 1, और उस टाइप के कितने हाइड्रोजन है ये मुझे बता दो। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इस तरह के, तो यहाँ से 3 यहाँ से 3, टोटल कितने हैं 6 है। तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 × 6 दैट इज 6। इसी तरह से यदि हम B की बात करें तो B किस टाइप का हाइड्रोजन है 2 डिग्री, और 2 डिग्री का रिएक्टिविटी क्या बताए थे 3.8। देख लो यार 3.8 दिख रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 3.8 इंटू, और इस तरह के कितने हाइड्रोजन थे 2, तो इसलिए 7.6। मतलब इसमें से मेजर कौन आ गया, A या B, कौन सा मेजर आया। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपका जो B वाला है ना उसका रेट ज़्यादा आ रहा है, इसका कम, मतलब कि B आपका मेजर हो जाएगा, ये मेजर हो गया, और ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है ये आपका माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। समझ में आ रहा, माइनर और मेजर किस तरह से डिफाइन करते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि ब्रोमिनेशन जो है ना उसमें आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है, आप उसमें बस देखो H डॉट को हटाने से कहाँ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है। H डॉट को हटाने से जहाँ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है ब्रोमिनेशन के केस में। लेकिन क्लोरीनेशन के केस में आपको ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। इसमें हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। CH3 CH CH3 CH3 Cl2H न्यू। इसमें देखो यार प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे भी पहले नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ कितना बनेगा। तो अगेन यार यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। यहाँ पे देखो 2 ही टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये जो दिख रहा है ये सब क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन, लेकिन ये जो दिख रहा है ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तो इसलिए एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम A कह देते हैं, दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3 C, या H को हटा के Cl लगा देते हैं, यहाँ पे CH3 और यहाँ CH3, इसे हम लोग B कह देते हैं। अब यहाँ पे किसका प्रोडक्ट ज़्यादा बने किसका कम बनेगा ये चेक करते हैं, A का चेक करते हैं। तो A कैसे बना 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, और इस तरह के हाइड्रोजन कितने थे 3 3 6 3 9, और ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री का रिएक्टिविटी 1, तो 1 × 9 9। B कितना बनेगा, तो B कैसे बना 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के, 3 डिग्री हाइड्रोजन है कितना 1, और एक 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी होता कितना है 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 × 5।
अब मुझे बताओ ए और बी में मेजर कौन बन रहा है, कौन मेजर बन रहा है? ए मेजर हो रहा है, चेक कर लो यार। ए क्या हो गया? मेजर, और बी क्या हो गया? माइनर। समझ में आया? मेजर और माइनर क्लोरीनेशन के केस में कैसे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखो, अब स्टेबिलिटी से नहीं जा सकते हो, मतलब ऐसा मत सोचना यहाँ से सी डॉट एच को हटाएंगे डॉट की तरह, यहाँ पे डॉट आएगा विच इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, मतलब ये मेजर हो जाना चाहिए। अक्सर यही बच्चे करते हैं, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखकर आंसर बताते हैं और वहाँ गलत हो जाता है। आपको फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी नहीं देखना है, आपको देखना है प्रोबेबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन माइनर होगा। प्रोबेबिलिटी फैक्टर को किस तरह से अप्लाई करना है यार, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब हम लोग यही चीज़ ब्रोमिनेशन के केस में अप्लाई करते हैं। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। उसमें भी होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर में, लेकिन बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो आपको काम का नहीं है। आप स्टेबिलिटी से आप बता सकते हो, तो फिर क्यों तामझाम करने का जरूरत है, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड या डिटरमाइंड, ये डिसाइडेड ही लिखते हैं, डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास दो ऑप्शन है CH3 CH2 CH3, आप Br2H न्यू, तो यहाँ पे देखो दो प्रोडक्ट बनेगा, पहला तो CH3 CH2 CH2 Br, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3, यहीं पे Br लगा दो, ये दो प्रोडक्ट बना। कौन सा मेजर होगा, तो देखो यहाँ से H डॉट हटाएंगे तो इस पे यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा विच इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल, जबकि यहाँ पे यदि हम H डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ से 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा विच इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। मतलब जहाँ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है ना, ब्रोमीन आप वहीं पे जोड़ दो, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा है? मतलब इस केस में ये आपका मेजर हो जाएगा और ये क्या हो गया, माइनर। तो ब्रोमिनेशन के केस में यार बड़ा ही सिंपल है, बस आपको H डॉट हटाना है, देखना मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बन रहा है, जहाँ पे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहे हैं वहीं पे ब्रोमीन को जाकर जोड़ देना है। क्लियर? चलो यार, इसी में एक और एग्जांपल देख लो यार, जैसे मान लो यही एग्जांपल CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 होता, Br2H न्यू यदि हम करते हैं तो यहाँ पे भी देखो यार दो प्रोडक्ट बनेगा, एक 1 डिग्री को हाइड्रोजन को हटाकर, दूसरा 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाकर। तो दोनों केस में मेजर प्रोडक्ट कैसे हम डिसाइड करते हैं, मान लो हम 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा दिया, दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH3 CH2 Br। तो देखो यहाँ पे H डॉट हटे तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल, मतलब ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर। लेकिन क्लोरीनेशन के केस में उल्टा हो रहा था, उसमें वो वाला मेजर हो रहा था। ऊपर एग्जांपल देख लेना यार तुम लोग। तो इसलिए यहाँ पे ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। तो इस तरह से यार आपका हैलोजिनेशन वाला पार्ट जो था वो अब जाकर कंप्लीट हो गया। तो यार इतने सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने इसको यार इतने डिटेल में डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। तो एल्केन्स का ये रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं यार एल्केन्स का ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो जो है ना, अब रिएक्शंस ज़्यादा नहीं बचा है, 2-4 रिएक्शंस बस बचे हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन। देख लेते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है। नाइट्रेशन तो देखो मान लो आपके पास CH3 CH2 CH3 है। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट हम लोग HNO3 लेते हैं। होता क्या है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, NO2 के द्वारा। बस इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है ना कि इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या बोला, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। मतलब क्या, पहले तो यार H को रिप्लेस करके NO2 जोड़ दो। पहला तो यार इस तरह के जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट है वो बना लो। तो यहाँ से एक H हटाएंगे, NO2 जोड़ेंगे एक। दूसरा इस हाइड्रोजन को भी हटा के NO2 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल यार जोड़ सकते हैं। तो पहले वो भी प्रोडक्ट बना लो। पहले H को हटा के सारा प्रोडक्ट बना लो। क्या अब यहाँ से भी H को हटा के NO2 जोड़ेंगे? हाँ नहीं, बेवकूफ़ी हो जाएगा ना। सेम ये H, ये वाला H, ये वाला H सेम है, सेम प्रोडक्ट देगा। तो इसलिए ये तो खत्म हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करता है। यदि हम ब्रेक करेंगे बॉन्ड को, तो ब्रेक करने से इधर NO2 और इधर भी NO2 जोड़ दो। मतलब आपको फिर से यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3। यदि हम लेफ्ट में NO2 जोड़ेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। राइट वाले में मतलब इधर NO2 जोड़ेंगे तो आपको CH3 NO2 मिल जाएगा। अब और भी कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल सकता है। सोचो क्या इधर से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कोई डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा कि वही प्रोडक्ट मिलेगा? वही मिलेगा यार।
तो जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने से, वो सारे प्रोडक्ट आपको बना देने। तो यही है यार आपका नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बस इतना चीज़ आपको याद रखना है ये नाइट्रेशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है क्रैकिंग और पायरोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है ना, क्रैकिंग और देखो ये जे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बुक में है तो इसलिए बताना पड़ रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ये सबसे। क्रैकिंग और पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन। पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है? पायरोलाइसिस का मतलब एल्केन्स का ब्रेकिंग, बस और बस ये मतलब है। मतलब इसमें क्या होता है ना, जब भी पायरोलाइसिस का मतलब हीटिंग होता है। ठीक है ना, एल्कोन्स को जब भी हीट किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 500-600 डिग्री सेल्सियस मतलब से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो एल्केन्स यहाँ पे क्या करता है, आपका लोअर एल्केन्स बनाता है, प्लस एल्कीन्स बनाता है, प्लस आपका H2 गैस भी साथ में बनाता है। मतलब एल्केन का जब हीटिंग करते हैं ना, जितने भी लोअर एल्केन्स पॉसिबल हैं, लोअर एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड को ब्रेक करके जितने भी लोअर एल्केन्स है वो बनते हैं, एल्कीन्स भी बनते हैं और साथ ही साथ H2 गैस भी बनता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज, जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो CH3 CH2 CH3, इसका हम पायरोलाइसिस या क्रैकिंग कर रहे हैं। क्रैकिंग का मतलब यार सिंपल सा मतलब है इसमें हीट दे देना है आपको। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा यार, तो सबसे पहले यार एल्कीन बनाओ, CH3 CH2, सर यहाँ पे एक काम करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH ही होगा। पहला प्रोडक्ट ये बना, कैसे बना, एल्कीन बना दिए, एक H इधर एक H इधर से निकाल कर, पहला प्रोसेस ये हुआ। इसी तरह से यदि मान लो हम बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, तो एक तरफ आपका पहले ब्रेक करके हम क्या बना दिए, एल्केन बना दिए। मतलब इधर से ब्रेक करो, दोनों साइड एल्केन, H जोड़ दो, H जोड़ेंगे तो ये CH4, इधर H जोड़ेंगे तो CH3 CH3। जब ये समझ में आया तो ये दूसरा हो गया। और साथ ही साथ यदि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना इसमें से भी यदि आप एल्कीन बना सकते हो तो एल्कीन बना दो। तो इसमें तो एल्कीन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें तो एल्कीन पॉसिबल है ना। H इधर से निकालो, वहाँ पे बॉन्ड ला दो, तो इसमें भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और लास्ट में आपका H2 तो बनेगा ही। अच्छा, इसके अलावा और कोई दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो टोटल 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? पायरोलाइसिस में क्या करना, आपको एल्केन्स को, मतलब इसमें हायर एल्केन्स जो है ना वो लोअर एल्केन्स, एल्कीन्स और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही होता है यार पायरोलाइसिस रिएक्शन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या होता है? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, तो आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या, आइसोमर्स का बनना। देखो यार होता क्या है, जैसे मान लो हम C लिए हुए हैं, अब प्लस नहीं, इसमें सिंपली आप AlCl3 प्लस HCl हीट, AlCl3 प्लस HCl हीट लेते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। फिलहाल यहाँ तो कोई आइसोमर्स नहीं बनेगा, ठीक है ना, 3 कार्बन में कोई और आइसोमर्स पॉसिबल नहीं। इसमें क्या होगा, आइसोमर्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक तो ये बन गया, मतलब ये 4 कार्बन वाला एल्केन था, ये भी 4 कार्बन वाला ही एल्केन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो यहाँ पे है, बस डिफरेंस क्या है दोनों के स्ट्रक्चर में, वहाँ पे स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच्ड एल्केन है। तो ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहलाता है। समझ में आ रहा है? इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C अगेन यार सेम रिएजेंट AlCl3 प्लस HCl हीट, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है किस तरह से बना है? मतलब यार 5 कार्बन आइटम है ना, तो इसका एक आइसोमर बना दिया, फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये भी प्रोडक्ट बना दिया। मतलब आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, सिंपली आपको इसका आइसोमर्स बना देना है। आइसोमर्स का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला कंपाउंड बनाना है। इससे ऊपर जो हम पढ़े पायरोलाइसिस या क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, उसमें लोअर एल्केन्स मिल रहा था आपको, या एल्कीन्स या H2 मिल रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितना मॉलिक्यूलर मास इधर आएगा वही मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला इधर भी रहने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या हो गया, आइसोमेराइजेशन। इसके बाद एक और रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। आइसोमेराइजेशन के तरह का एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, नाम से कुछ आइडिया मिल रहा है? एरोमेटाइजेशन का मतलब एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन। एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, हाँ देखते हैं। जैसे मान लो इसमें हम एन हेक्सेन लेते हैं, तो इसमें आप क्या करते हो, रिएजेंट लेते हो Al2O3 प्लस Cr2O3 हीट। तो ये एन हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन आइटम है ना, ये 6 कार्बन आइटम मिलकर ये
एरोमेटाइज हो जाता है, मीन्स ये बेंजीन रिंग बना देता है। कैसे बना देता है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस बना देता है, ये याद रखना है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है। रिएक्शन याद रखना है, एन लेते हैं Al2O3 Cr2O3 हीट, ये डायरेक्ट बेंजीन बना, याद रखना है ये सब रिएक्शन आपको। इसी तरह से यदि एन हेप्टेन, एन का मतलब समझते हो ना यार, एन का मतलब यार ब्रांचिंग नहीं है, सबके सब स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब एन हेक्सेन का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5, मतलब सबके सब स्ट्रेट चेन में। एन हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन आइटम है ना, सबके सब स्ट्रेट चेन में लगा हुआ, यही इसका मतलब है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, ये अगेन बेंजीन, 6 कार्बन तो यूज हो गया, एक और कार्बन बच गया, तो एक कार्बन को यहाँ पर ऊपर लटका दो, मतलब एरोमेटिक रिंग तो बनाना है ही आपको। तो ये हो गया आपका एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन हो गया। तो इस तरह से आपका केमिकल प्रॉपर्टीज जो था एल्केन्स का वो भी यहाँ पे हो गया आपका खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना थोड़ा सा पेट्रोल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है तो बताना जरूरी है। बाय द वे क्वेश्चंस जेईई और नीट में तो नहीं आते, बट फिर भी आप लोग अगर एक बार जान लो, हो सकता है चांसेस 1-2% है कि अब पूछ दिया जाए, तो इसलिए पढ़ लो, क्या जाता है, 5 मिनट का समय है। पेट्रोल, तो देखो पेट्रोल, सबसे पहले पेट्रोल में यार जो होता है ना मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। पेट्रोल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। मेनली पेट्रोल का क्या यूज होता है, दिस एक्ट एज अ फ्यूल। मेन जो पेट्रोल रहता है वो एक तरह से फ्यूल होता है, बाइक हो गया, मोटर बाइक, कार, इसमें यूज होता है भाई। तो पेट्रोल जो है ना उसका हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, मतलब कुछ पेट्रोल के लोग भी जानते हो यार, कुछ जगह पेट्रोल अच्छा होता है, कोई फिल स्टेशन का, कहीं का पेट्रोल पंप का यार पेट्रोल अच्छा नहीं होता है। तो ये अच्छा खराब किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हम लोग किस तरह से क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को चेक करते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल होता है ना वो हम लोग उसके ऑक्टेन नंबर से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से डीजल के लिए हम लोग C10 नंबर देखते हैं। तो फिलहाल हमें पेट्रोल के बारे में ही पढ़ना, इसलिए मैं पेट्रोल की बात करूंगा। तो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज कंपेयर्ड विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, इट्स ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है, डीजल के लिए याद रखिएगा C10 नंबर यूज होता है। ठीक है ना, पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर, डीजल के लिए C10 नंबर। हम लोग मेनली ये अज्यूम करते हैं कि जो पेट्रोल है उसमें मेनली आपका एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट होता है। मतलब ये हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, पेट्रोल में 2 मेन कंपोनेंट्स जिसके रेस्पेक्ट में हम ये ऑक्टेन नंबर मेजर करते हैं, एन हेप्टेन। एन हेप्टेन का मतलब क्या है, एन हेप्टेन का मतलब आपका बिल्कुल यार सारे के सारे कार्बन आइटम जो है वो स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है साथ के साथ। और आइसो ऑक्टेन में आप समझ रहे हो स्ट्रक्चर, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 है, देख लो। आइसो ऑक्टेन याद होगा यार, आइसो लगा हुआ है लेकिन ये आइसो जैसा दिखता है नहीं, एक ही साइड आइसो होता है, दूसरा साइड नियो होता है, ठीक है ना। लेकिन नाम आइसो ऑक्टेन होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ना आइसो ऑक्टेन का ये थोड़ा एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर होता है। जब आइसो, नियो, नॉर्मल, टर्ट, सेक ये सब पढ़ा रहा था तब आपको बताया था ये चीज़, ठीक है ना। आइसो ऑक्टेन का याद रखिएगा स्ट्रक्चर ऐसा होता है। IUPAC नेम की हम बात करें तो 1 2 3 4 5, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ऑक्टेन नंबर होता है ना ये आपका परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन पेट्रोल के बेसिस पे बताते हैं, यानी पेट्रोल में आपका आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज क्या, उस बेसिस पे हम लोग ऑक्टेन नंबर बताते हैं। मान लो किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 80% है, इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब ये समझोगे ना कि इस फ्यूल में 20% आपका एन हेप्टेन है। देखो होता तो और भी है लेकिन हम लोग मेनली यही 2 चीज़ को एज्यूम करके चलते हैं, और आपका 80% क्या है, आइसो ऑक्टेन है। और आइसो ऑक्टेन जितना ज़्यादा होगा फ्यूल का जो आइसो ऑक्टेन वैल्यू है ना वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस पेट्रोल का एफिशिएंसी होगा। यानी जो पेट्रोल का एफिशिएंसी होता है ना, एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस विथ ऑक्टेन नंबर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। मतलब
यदि ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। अब ब्रांचिंग के साथ आपका ऑक्टेन नंबर बढ़ता है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है ना, किस किस फैक्टर पर ऑक्टेन नंबर डिपेंड करता है मैं बता देता हूँ। विथ ब्रांचिंग मतलब या फिर ऐसा लिख देता हूँ, इफ ब्रांचिंग बढ़ रहा है, आपका ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो ऑक्टेन नंबर भी बढ़ेगा। और इसको देखो एक लाइन में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सबसे स्ट्रेट चेन एल्केन का ऑक्टेन नंबर सबसे कम होता है, स्ट्रेट चेन एल्केन। फिर आपका ब्रांच्ड एल्केन, देन आपका आ जाता है एल्कीन्स, देन साइक्लो एल्कीन्स, और लास्ट में आपका आता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक एल्केन्स। मतलब इस डायरेक्शन में आप क्या देख रहे हो, ऑक्टेन नंबर आपका बढ़ेगा। ऑक्टेन नंबर बढ़ रहा है, इट मीन्स व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल बढ़ रहा है। ठीक है ना, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल बढ़ रहा है। अब देखो गाड़ी में एक मतलब फ्यूल का एक प्रॉपर्टीज होता है नॉकिंग। ठीक है ना, बहुत बार क्या होता है ना, आप यदि अच्छा क्वालिटी का फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे, अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में इंजन से आवाज़ आने लगता है। तो वो जो इंजन से आवाज़ आता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं नॉकिंग। क्या कहते हैं, नॉकिंग। होता क्या है नॉकिंग, नॉकिंग। तो नॉकिंग क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, फ्यूल जो पेट्रोल यूज़ हम लोग कर रहे होते हैं बाइक में, उसका क्या होता है, कंबसन सही तरीके से नहीं होता। यानी जो पेट्रोल या फ्यूल है उसका कंबसन सही तरीके से नहीं होता। उसके वजह से क्या होता है, गाड़ी में से यार एक मतलब आवाज़ आने लगती है। ठीक है ना, इंजन साउंड करना स्टार्ट कर देता है। इसी इफेक्ट को हम लोग नॉकिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो नॉकिंग होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फ्यूल यूज़ करते हैं ना, उसमें एक स्पेशल कंपाउंड यूज़ करते हैं, मिक्स कर देते हैं पेट्रोल के साथ, फ्यूल के साथ। उस कंपाउंड का नाम होता है TEL, जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रा इथाइलेट। तो ये TEL क्या है, टेट्रा इथाइलेट। इसका नाम देखो, फॉर्मूला देखा तो C2H5 ये टेट्रा इथाइल हो गया लेड। तो ये टेट्रा इथाइलेट हम लोग यूज़ करते हैं उस पेट्रोल या फ्यूल में। होता क्या है ना, इसके यूज होने से बहुत बार क्या होता है आपका, ये PBO इंजन में, सिलेंडर में ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। TEL यूज़ कर रहे हैं, अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है, आपका PBO डिपॉजिट होने लगता है, और डिपॉजिट यदि धीरे धीरे PBO बढ़ने लगा, ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, तो ऐसे में इंजन काम करना बंद कर सकती है, डैमेज कर देता है इंजन को। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टेल के साथ हम लोग एक सब्सटेंस है डाइमिथाइल ब्रोमाइड, CH2CH2Br, हम लोग ये सब्सटेंस यूज़ करते हैं, CH2CH2Br। ये क्या करता है, ये पहले कन्वर्ट हो जाता है खुद CH2 डबल बॉन्ड CH2 में और प्लस Br में, सॉरी Br2 यहाँ पे लिखेंगे, Br2 में। और ये जो Br2 बन रहा है, यही Br2 आपका Pb के साथ कंबाइन करके PbBr2 बना देता है, जो कि वॉलेटाइल होने की वजह से ये रिएक्शन मिक्सचर को स्केप करके निकल जाता था। इस तरह से जो डिपॉजिट हो रहा था आपको क्या, PBO जो डिपॉजिट हो रहा था वो अब डिपॉजिट नहीं हो पाता। इस तरह से हमारा इंजन स्मूथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से यार अब हमारा जाकर एल्केन का जो पार्ट था वो यहाँ पे फिनिश होता है। होप कि यार आपको हर एक चीज़ अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम लोग यार नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, अल्कीन।